नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो ईयर 2022 है, ठीक है, उसकी जो बीएड एंट्रांस हुआ था ईयर 2022 का, तो उसकी जो मैथमेटिक्स वाला सेक्शन है, मैथमेटिक्स मैथ्स एंड एप्टीट्यूड वाला जो सेक्शन है, उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो इस सेक्शन, इससे पहले भी यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट नहीं किया है, तो इससे पहले भी मैं 2015 से लेकर 22 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर बीएड के हुए हैं, उनकी हर एक क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालाइज किया है। वो आप मेरी यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हो या वीडियो वाले सेक्शन में देख सकते हो। साथ ही साथ जितने भी इम्पोर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका एजुकेशन पॉलिसीज हो गया या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, वो सभी की सभी पीडीएफ मैंने कहाँ प्रोवाइड करवाई है आपको, मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम चैनल पे अपने, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, मैथ्स वाले सेक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे वर्ष 2022 में। ठीक है, तो 71st क्वेश्चन को साथ हम डील करते हैं। जिस तरह से मैंने अपने हर एक वीडियो जितने भी मैंने बनाई है, उसमें हर एक वीडियो में हमने क्या किया है, एक हॉलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की कोशिश की है, हर एक क्वेश्चन को इंडिविजुअली टैकल करने की कोशिश की है। तो इसमें भी हम हर एक क्वेश्चन को लेंगे, सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बताएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कॉन्सेप्ट जानने की कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला ही जो क्वेश्चन था 2022 का, तो देखिए पहला क्वेश्चन ही थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि जनरली हम लोग क्या होते हैं, इस तरह की जो एप्टीट्यूड है इसकी तैयारी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये किस तरह का एप्टीट्यूड था, सीक्वेंस, व्हाट शुड बी द सीक्वेंस। उसने पूछा कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मतलब जैसे आपने बचपन में जंबल वर्ड्स पढ़े होंगे, तो उसी तरह का ये आपसे क्वेश्चन था। आपको इनको अरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब देखिए, और ये किस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे, ये वर्ड्स भी काफी अटपटे से हैं, जैसे कि इफ इट स्ट्रक मी ऑफ कोर्स सुटेबल इट वाज हाउ एमिनेंटली। ठीक है, अब इसका प्रॉपर सीक्वेंस, पहले मैं आपको इसका प्रॉपर सीक्वेंस बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि इसका ये प्रॉपर सीक्वेंस क्यों होना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, इट स्ट्रक मी, फर्स्ट ये आएगा, इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वाज ऑफ कोर्स। तो ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस होगा। तो इसका सीक्वेंस क्या बना हमारे पास, पी एस आर एंड क्यू, इसका हमारा प्रॉपर सीक्वेंस बना। अब देखिए इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इट्स टक। मान लीजिए आप कोई स्टोरी लिख रहे हो, ठीक है, और स्टोरी आपने लिख ली, उसके बाद आप उस समय आपको नहीं पता चल रहा कि जो आपने स्टोरी लिखी है वो क्या कोई सिचुएशनल स्टोरी है, मान लो किसी सिचुएशन के ऊपर आप लिख रहे हो। ठीक है, उस समय आपको नहीं पता चल रहा कि जो आपने लिखा क्या वो सही था या गलत था, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो उसके बाद जब आपने स्टोरी सबमिट कर दी, उसके बाद आपको एकदम से एनालाइज हुआ, एकदम से स्ट्रक हुआ आपके माइंड में कि नहीं यार, वो जो मैंने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है मैंने। ठीक है, तो उसी सेंस में कुछ ये भी है, इट स्ट्रक मी हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वॉज, मतलब फिर मुझे ये कह रहा है कि फिर मुझे एकदम से स्ट्रक हुआ हाउ एमिनेंटली सुटेबल इट वॉज, कि कितना अच्छा था ये, मतलब कितना सूटेबल थी ये चीज, ऑफ कोर्स बिल्कुल। तो जो ये चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई है वो कितनी सूटेबल थी। तो इस तरह से आपका PSRQ इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, 71st क्वेश्चन। अब बात करते हैं 72nd क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, 72nd क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपने पेन का, यदि मैं थोड़ा कलर चेंज करूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। ओके, तो ये क्या बोलता है, आई रेड एन एडवर्टाइजमेंट दैट सेड पॉश एयर कंडीशनड जेंटलमैन ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल फॉर फुल्ली फर्निश्ड रूम। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, आपको सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन आ गया है, पर इस बार क्वेश्चन थोड़ा आसान है। अब देखिए, दो तरह के टेक्स्ट आपको दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, एक होता है इंग्लिश टेक्स्ट, एक होता है हिंदी वाला वर्जन उसी क्वेश्चन का। तो आप मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा वर्जन होता है, तो वो क्वेश्चन पेपर पे लिखा रहता है। तो जैसे कि बीएड के क्वेश्चन पेपर की यदि आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे, वो कहेगा कि आपसे कि इंग्लिश वाले वर्जन को आप मोस्ट रिलायबल मानिए, कि अगर कोई गलती आपको हिंदी में मिलती है तो उसको आप इंग्लिश वाले वर्जन को चेक करना, फिर वही इंग्लिश वाले वर्जन के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको 72 क्वेश्चन जब आप डील करोगे, आपको दो आंसर मिलेंगे, हिंदी में आपको कुछ अलग आंसर मिलेगा, इंग्लिश में आपको कुछ अलग आंसर मिलेगा। जैसे कि अब ये क्या कह रहा है, कोई एडवर्टीजमेंट है, वो कह रहा है कि पॉश एयर कंडीशन, पहले मैं आपको सीक्वेंस बताता हूँ इसका सीक्वेंस होना क्या चाहिए। जैसे कि पॉश एयर कंडीशनड फुल्ली फर्निश्ड रूम्स
आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। की मतलब क्या है कि एक एडवर्टीजमेंट है जिसमें लिखा है कि पॉश एयर कंडीशन रूम है जो फुली फर्निश्ड है, अवेलेबल है फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट। जेंटलमैन ऑफ टेस्ट बेसिकली एक फ्रेज है। जेंटलमैन ऑफ टेस्ट क्या होता है कि जिसको जज करने की नॉलेज होती है कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, वो जेंटलमैन ऑफ टेस्ट बोलते हैं उसको हम जेंटलमैन ऑफ टेस्ट कहते हैं। ओके, तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो जाएगा? इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या हो जाएगा? PSRQ, जैसा पिछले वाले का था सेम सीक्वेंस इसका भी हो जाएगा, पर इसका ऑप्शन PSRQB है, उसमें शायद C ऑप्शन पे था। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, हिंदी वाले सेक्शन की ओर जाते हैं और हिंदी में इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मैंने एक विज्ञापन पढ़ा जिसमें कहा था कि पॉश वातानुकूलित अब देखिए उसी सीक्वेंस में पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने पिछला सीक्वेंस क्या बताया था आपको, PSRQ, मैंने इसका राइट सीक्वेंस आपको बताया था। उस सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे तो क्या बोलेगा ये, पॉश वातानुकूलित पूरी तरह से सुसज्जित कमरे के लिए उपलब्ध है स्वाद से सज्जित। तो ये क्या बनेगा, प्रॉपर सीक्वेंस बना नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर सीक्वेंस कैसे बन रहा है, पॉश वातानुकूलित पूरी तरह से सुसज्जित कमरे स्वाद के सज्जन के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पे किस तरह से बन रहा है ये, P के बाद S, फिर बन रहा है Q, फिर बन रहा है R। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हिंदी में सीक्वेंस बन रहा है। तो एक्चुअल क्या सीक्वेंस हो इसका, एक्चुअली इसका आंसर क्या है, एक्चुअली इसका PSRQ वाला ही इसका ये वाला इसका आंसर है। ठीक है, तो ये मैं कहाँ से कह रहा हूँ, ऑफिशियल आंसर की जो मैंने मंगवाई थी उससे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाली है, वहां से आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको क्या है वो बताएगा आपको कि भाई कौन सा वाला कौन सा टेक्स्ट जो है वो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है। तो जहां से आपको जिस टेक्स्ट को पढ़ के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना वो भी एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो, उसमें क्या करना है आपने, एक बार यदि आप हिंदी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो एक बार आपने इंग्लिश वाला सेक्शन भी थोड़ा सा देख लेना है, मतलब थोड़ा सा, नहीं तो आपका कोई एक आधा क्वेश्चन इस तरह का गलत हो सकता है। ये इस तरह के क्वेश्चन पहले कभी नहीं पूछे गए थे, इस बार ही ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए वर्ष 2022 वाले में पेपर में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। ठीक है, दे स्टार्ट टुगेदर बट आफ्टर 2 days B लेफ्ट द वर्क। If the work is completed after 2 more days, B alone could do the work। अब ये क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बेसिकली ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि A and B टुगेदर कैन वर्क कंप्लीट अ वर्क इन 3 days। अब मैं क्या बोलता हूँ कि काम है कोई एक, मान लो उनको क्या करना है, एक उनको क्या करना है, एक कुर्सी बनानी है उनको। ठीक है, एक कुर्सी बनानी है उनको A और B को मिलकर के। अब ये क्या कह रहा है कि A और B मिलकर के जब उस एक कुर्सी को बनाते हैं तो कितना दिन लगाते हैं, वो 3 दिन लगाते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, 2 दिन तक तो उन्होंने साथ में मिलकर के काम किया, लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, B ने छोड़ दिया काम। और फिर उसके बाद क्या, जब B ने काम छोड़ा उसके बाद उस काम को कंप्लीट करने में कितने दिन लगे, 2 more days लगे। अब देखो, जब B ने छोड़ा होगा तो किसने किया होगा उसको, ऑब्वियसली A ने ही किया होगा, क्योंकि 2 ही लोग काम कर रहे थे। अब आपको बताना है कि यदि A उस काम को करता तो कितने दिन उसको कंप्लीट करने में लगते। ठीक है, आपको पढ़ के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है। देखिए कैसे, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे A प्लस बीज, इंग्लिश में सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, A प्लस बीज 1 day वर्क। हिंदी में भी कुछ नहीं है, आपको ट्रांसलेशन करना इजीली आता है तो आप इजीली इसके ट्रांसलेट कर सकते हो। A प्लस बीज 1 day वर्क। अब मैं क्या करना चाहता हूं, A और B का एक दिन का कार्य निकालना चाहता हूं, एक दिन में उन्होंने कितना काम किया होगा। ये क्या बोल रहा है कि यदि एक कुर्सी को बनाने में उसको लग गए 3 दिन, कितने दिन लगे उसको, मान लो एक कुर्सी को बनाने में 3 दिन लगे, तो अब मुझे बताओ एक दिन में उसने कितना काम किया होगा, उन दोनों ने मिलकर के कितना काम किया होगा। देखिए कुर्सी तो कितना टाइम लगा होगा उसको, एक कुर्सी बनानी थी और 3 दिन में बनती थी, तो एक दिन में कितनी बनेगी, ऑब्वियसली 1/3 ऑफ दैट चेयर ही बनेगी, 1/3 चेयर बनेगी एक दिन में। ठीक है, तो जितनी कुर्सी बनानी थी, जितना काम करना है, बट जितने टोटल दिन है उसको भाग कर देना आपने। जैसे कि अभी इन्होंने क्या करना था, एक कुर्सी बनानी थी और टोटल उनको बनाने में 3 दिन लगते थे। ठीक है, तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनेगी, 1/3 कुर्सी बनेगी। ओके, इतना हमें समझ आ गया। अब पर A और B ने कितने मिलकर के कितने दिन काम किया, उन्होंने 2 दिन उन्होंने मिलकर के काम किया। अच्छा, अब उनका 2 दिन का काम भी निकाल देते हैं। A प्लस बीज एपोस्ट्रॉफी ऐसा ही 2 days वर्क। अब देखिए जो हिंदी वाले इसकी ट्रांसलेशन करके लिख सकते हैं, A और B का 2 दिन का कार्य। 2 दिन का कार्य कैसे होगा, देखो एक दिन का कार्य 1/3 है उन दोनों का, तो 2 दिन का कार्य क्या होगा, सिंपली मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। किसको, एक दिन के कार्य को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 दिन का उनका काम आ गया, 2 दिन का। ठीक है, अब क्या किया भाई, B ने कार्य को छोड़ दिया, B ने छोड़ दिया काम करना। अच्छा, अब B ने काम को करना छोड़ दिया, जब B ने काम को करना छोड़ दिया तो बचा हुआ काम किसको करना पड़ा, A को।
ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम निकालते हैं कि जो काम बचा कितना। अब जब उस बी ने छोड़ दिया काम करना, तो हमें अब क्या निकालना है कि बच कितना गया, उसके बाद काम करने को कितना बचा। ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं, रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग, ठीक है, रिमेनिंग वर्क, कितना काम बच गया करने को। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, तो टोटल कितना काम था, उनको एक चेयर बनानी थी, उनको टोटल एक टोटल काम था, क्योंकि उनको एक चेयर बनानी थी। और 2 दिन में कितनी चेयर बना दी उसने, 2/3 ऑफ दैट चेयर उन्होंने बना दिया, 2/3 भाग उस चेयर का उन्होंने बना दिया। तो बच कितना गया फिर, देखिए एलसीएम लेना मुझे लगता है आप सभी को आता होगा। ठीक है, तो 3 - 2, ठीक है, दैट इज 1/3। तो कितना काम बच गया करने को, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 1/3 काम करने को बचा। अब देखिए जो ये 1/3 काम है, जो बच गया काम, वो किसने किया, वो उसने बोला कि बी ने तो काम करना छोड़ दिया, तो बच कौन गया काम करने को, ए। तो ए ने जो काम किया वो कितने दिन में किया, ये 1/3 काम 2 दिन में। उसने क्या बोला क्वेश्चन में कि उसके बाद जब बी ने काम करना छोड़ दिया, ए को काम करने में कितने दिन लगे, और 2 दिन। तो ठीक है, अब मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, एज, ठीक है, 2 days वर्क, 2 days वर्क, 2 दिन का कार्य कितना है ए का, 2 दिन में कितना काम करता है ए, 1/3 काम करता है। अब मैं क्या कर रहा हूं, करना चाहता हूं ए का 1 दिन का काम निकालना चाहता हूं मैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, एज 1 day वर्क। अब मैं ए का 1 दिन का काम क्यों निकालना चाहता हूं भाई, मैं आपको बताऊंगा इसको। ठीक है, 1 day वर्क क्या होगा, देखिए 2 दिन का काम 1/3 है, तो एक जैसे कि ये इसी तरह से है, जिस तरह से मान लो 2 पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, तो 1 पेन की कॉस्ट कितनी होगी, मान लो जैसे मैं लिखता हूं कि 2 पेन की कॉस्ट है 10 रुपए। तो 1 पेन की कॉस्ट कैसे निकालते हो आप, 10 को आप क्या कर देते हो, 2 से भाग कर देते हो, ऐसे इसको इधर ले आते हो भाग में। ठीक है, तो आप 5 लिख लेते हो। तो उसी तरह से सिमिलरली है ये, एज 2 days वर्क कितना है, 1/3, 1 day वर्क कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, ठीक है, भाग में जब चला जाएगा तो कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, गुणा 1/2 लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकता हूं, 1/3 गुणा 1/2। तो यहाँ पे क्या चला गया, ये भाग में चला गया इसके। ठीक है, तो कितना आ गया, 1/6, 1/6। तो 1/6 काम करता है कितने दिन में, 1 दिन में कितना कार्य करता है ए, 1/6 ऑफ वर्क करता है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में, यदि आप ध्यान दोगे यहाँ पे स्टार्टिंग में, अब मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यदि यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ध्यान देंगे, तो मैंने क्या किया था, ए प्लस बीज 1 day वर्क, ए और बी का 1 दिन का कार्य लिखा था, कितना था, 1/3। ठीक है, अब मेरे को ए का 1 दिन का कार्य तो मिल गया, ए का 1 दिन का कार्य कितना है, 1/6। अब मैं क्या करना चाहता हूं, बी का 1 दिन का कार्य निकालना चाहता हूं, क्योंकि यदि मेरे को बी का 1 दिन का कार्य मिल गया, तो मैं क्या कर पाऊंगा कि टोटल कितने दिन उसको लगे उस पूरे काम को कंप्लीट करने में, वो भी मैं इजीली बता पाऊंगा। देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 इसको नाम दे रहा हूं। इक्वेशन 1 में क्या करता हूं, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, किसकी, ए के 1 दिन के काम वाली वैल्यू को पुट कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए, आप साथ साथ नोट करते रहिएगा। तो मैंने क्या किया, ए का 1 दिन का कार्य कितना था, अब देखो ए के 1 दिन के कार्य में मैं 1/6 कर रहा हूं, ये ए का 1/6 प्लस बी का 1 दिन का कार्य मैं बी ही मानता हूं, कितना है, ए प्लस बी का, जो मिलकर के कितना काम करते हैं, वो कितना काम करते हैं 1 दिन में, हमने स्टार्टिंग में देखा था, देखो ऊपर मिलकर के कितना काम करते हैं, 1/3 काम करते हैं। ठीक है, कितना काम करते हैं, 1/3 काम करते हैं। ओके, तो अब मैं बी का कार्य यहाँ से इजीली निकाल पाऊंगा। बी का कार्य क्या हो जाएगा, 1/3, ये प्लस वाला उधर माइनस में चला जाएगा, -1/6। तो क्या हो जाएगा, अब ये 6 हो गया, और ये क्या हो गया, 2 - 1, ये क्या हो गया, 1/6। ठीक है, तो अब मेरे को क्या मिला, बी का 1 दिन का कार्य मिला, बीज 1 day वर्क, 1 day वर्क में ये मिल गया, क्या मिला मुझे, 1 day वर्क कि 1 दिन में कितना कार्य करता है, वो 1/6 कार्य करता है 1 दिन में। अब मेरा क्या हो गया भाई, मेरा काम लगभग कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, टाइम एंड वर्क आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे इस एग्जाम में। ठीक है, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टाइम क्या होता है, वर्क से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए 1 दिन का कार्य कितना है, 1/6। अब देखिए, अब मेरे को क्या निकालना है, कितना टाइम उसको लगा होगा, टाइम उसको कितना लगा होगा, मैंने क्या बोला कि टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, वर्क कितना है, 1/6, 1 दिन का। ठीक है, 1/6। अब टाइम कितना लगा होगा उसको, ठीक है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क है ना, तो मैं क्या लिखा है यहाँ पे, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क, तो 1 अपॉन वर्क है, तो ये 1 में यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना टाइम लगा होगा उसको, तो टाइम कितना लगा होगा, सीधा सीधा यहाँ से निकल गया कि टाइम कितना लगा होगा 1। जब ये नीचे वाला ऊपर को जाएगा तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, 6/1 लिख सकता हूँ। तो टाइम कितना लगा होगा उसको, ओके, यहाँ पे इधर को लिख लेता हूँ मैं, तो टाइम कितना लगा होगा उसको, टाइम इज इक्वल टू 6 डेज उसको लगे होंगे। आई होप आपको ये यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से डील करते हैं। इसके अलावा भी हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं पिछली वीडियोज में, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आते रहते हैं। तो इसके अलावा जो टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट है वहां मैंने अच्छे से डिस्कस किए, तो प्रीवियस ईयर के वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा, वहां पे टाइम एंड वर्क की और जानकारी आपको मिलेगी। तो इसको आपने लिख लेना है अपने पास, इसकी इस फॉर्मेट वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं, तो ये इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 74th क्वेश्चन की। थोड़ा सा मैं इसको इरेज यहाँ से कर लूँ यदि, तो उसके बाद में बात करता हूँ। देखिए 74th वाला क्वेश्चन किससे, कैलेंडर प्रॉब्लम से। आपके कैलेंडर प्रॉब्लम भी मैंने प्रीवियस ईयर में सॉल्व की है, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स बताएं कि किस तरह से कॉन्सेप्ट्स होते हैं कैलेंडर प्रॉब्लम के, ठीक है। तो 74th क्वेश्चन क्या बोलता है, टुडे इज मंडे 61st डे इट विल बी, ठीक है। तो इसमें क्या चलता है, बेसिकली ऑड डे का कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो डेज होते हैं उनको हमने क्या किया होता है, एक नंबर असाइन किया होता है। जैसे कि संडे है, जैसे मैं यहाँ संडे लिख रहा हूँ, संडे, मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि संडे तो मैंने यहाँ लिख लिया, तो संडे को मैं एक नंबर देता हूँ 0, 1, 2, 3, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे 4, इस तरह से यहाँ पे 5 एंड इस तरह से यहाँ पे 6, ठीक है। इस तरह से मैं क्या करता हूँ, नंबर्स देता हूँ, हर एक डे को मैं क्या कर देता हूँ, एक नंबर असाइन कर देता हूँ। जब मैं 5 बोलूंगा इसका मतलब होगा फ्राइडे, जब मैं 3 बोलूंगा इसका मतलब होगा वेडनेसडे, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पेयर अप करना है चीजों को। जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे आपसे कभी भी कि आज मंडे है, आपने इतने दिन बाद बताना कौन सा दिन होगा, तो इस तरह से क्वेश्चन हम क्या करते हैं, उस नंबर को, जो भी नंबर आपको गिवन होगा, सीधा सीधा 7 से भाग कर लेते हैं, 7 से भाग कर लेते हैं, ठीक है। 7 से भाग कर लेते हैं तो क्या होगा, 7 8 56 हो जाएंगे, 8 7 56 हो जाएगा। 56 के बाद कितना बच गया, 5 बच गया, कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है, ओके। 5 आपके पास क्या बचा, शेषफल बचा, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली 7 से ही क्यों हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर 7 दिन बाद डे अपने आप को क्या कर लेता है, रिपीट कर लेता है, ठीक है। तो इसका मतलब यदि आज मंडे है, ठीक है, तो क्या होगा, 7 दिन बाद फिर से मंडे आ जाएगा, फिर से 7 दिन बाद मंडे आएगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को देखना है कि 61 दिन बाद क्या आएगा। तो इसमें क्या करता हूं मैं, जो ये शेषफल बचा, इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं ध्यान में रखता हूं, ठीक है। तो जैसे कि टुडे इज मंडे, उसने बोला कि आज मंडे है, तो मंडे को देख लो आप, मंडे को क्या नंबर देता हूं मैं, मंडे को नंबर देता हूं मैं 1, मंडे इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आपका शेष क्या बचा, देखिए 56वें दिन भी क्या आएगा, 56वें दिन भी फिर से मंडे आएगा, क्योंकि 8 7 56 होते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि हर 7 डे बाद अपने आप को रिपीट करता है वो, तो 56वें दिन तो मंडे आएगा। आपको बोलना है कि 61वें दिन कौन सा दिन होगा, तो 56 के बाद कितना शेष बचा, 5, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो ये मंडे है, मंडे जिसकी वैल्यू 1 है, इसमें मेरे को ये शेषफल वाला ऐड करना पड़ेगा, तो वो मतलब 1 + 5 मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6। अब 6 नंबर पे कौन सा दिन है, सैटरडे, 6 नंबर पे क्या है, सैटरडे, इसका मतलब 61वें दिन क्या आएगा, सैटरडे आपका आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करने हैं, ये वाले क्वेश्चन इस तरह से आपको डील करने हैं। इसके अलावा भी इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर में आपको डिस्कस किए हैं, क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, तो वो वाली वीडियोज भी आप एक बार जरूर देख करके जाइएगा। अब देखिए 75th क्वेश्चन तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3 एंड HCF इज 12। ये बोल रहा है कि 3 अनुपात 3 नंबर का अनुपात ही है, और उनका महत्तम समावर्तक HCF क्या है, 12। आपको बताना है कि 3 नंबर क्या है। अब देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कि कोई 3 चीजें हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे 10 है, एक वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 20 है, और तीसरी वैल्यू 30 है, ठीक है। तो इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, देखिए 10 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 1 × 10 ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और 20 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 × 10, और 30 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 × 10। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन चीज यहाँ पे क्या है, तीनों में 10 10 10 10 10 है, इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन, तो इसको हम HCF बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो अगर इसको 10 को मैं निकाल दूं, यहाँ साइड में कर दूं, तो बच क्या गया, यहाँ पे 1 2 एंड 3 1 बच गया। तो मान लीजिए, ठीक है, तो 10 20 एंड 30 किसके रेशो में है, 1:2:3 में है,
ठीक है, 1:2:3 में 10 10 20 30। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जो मैंने HCF निकाला, इसको यदि मैं रेशियो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ओरिजिनल नंबर्स मिल जाएंगे कि नंबर्स क्या थे। ठीक है, तो ऐसा ही मैं कुछ यहाँ पे करूंगा। तो 1:2:3 में क्या है, HCF इन तीन नंबर्स का HCF 12 है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली इस 12 को इन तीनों नंबर से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12, तो असली एक्चुअल नंबर क्या बन जाएगा, 12:24:36। तो ये आपका एक्चुअल नंबर बन जाएगा, ये तीन नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो 12, 24 और 36, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 75th का। अब बात करते हैं 76th की। अब देखिए 1 जनवरी 2004 को था थर्सडे, आपको बताना है कि 1 जनवरी 2005 को क्या होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है। अब आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं। अब देखिए इससे पिछला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या था, सिंपली एक डे दिया था कि आज मंडे है, आप मुझे इतने दिन बाद बताइए क्या दिन, क्या कौन सा डे होगा। ठीक है, उसमें सिर्फ दिन बताया था, उसमें ऐसा नहीं बोला था कि एक साल से दूसरी साल स्विच नहीं किया था। तो अब आप क्या करोगे, अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि जब हम एक साल से दूसरे साल को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो एक साल में टोटली कितने दिन होते हैं बेसिकली, तो एक साल में 22 वीक्स होते हैं, वीक्स, और 1 डे होता है, 1 डे, जिसको हम जैसे 365 दिन होते हैं ना एक साल में, तो 354 दिन का क्या बन जाते हैं, 52 वीक्स बन जाते हैं। तो 355वां दिन जो बच जाता है उसका क्या बन जाता है, एक डे और बन जाता है। तो ठीक है, 52 वीक्स एंड 1 डे होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 52 वीक्स का मतलब क्या हुआ, वीक्स का मतलब बेसिकली ये हुआ कि हर एक वीक बाद क्या करता है, डे अपने आप को रिपीट करता है। अब डे क्या करता है, अपने आप को रिपीट करता है। तो 52, अब आपको देखना है कि तो अगले साल क्या दिन होगा। मान लीजिए 1 जनवरी 2001 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2002 को क्या होगा। अब देखिए 52 वीक्स में क्या हुआ, जब आपका 30 दिसंबर था, जब आपका 30 दिसंबर था या 30 दिसंबर था, ठीक है, तो उस दिन जैसे कि मैं इसको थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे 50 हर एक वीक बाद क्या होता है, अपने दिन रिपीट करता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं डायरेक्टली। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि 1 जनवरी 2004 को थर्सडे था और 1 जनवरी 2005 को क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो डे में चेंजेस आएंगे वो किसकी वजह से आएंगे, इस एक दिन की वजह से ही आएंगे, जो ये खाली एक दिन सिंगल बच रहा है। ये बात की मैंने नॉर्मल ईयर की, किसकी बात की मैंने, नॉर्मल ईयर की, नॉर्मल ईयर की बात की। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, 52 वीक्स होते हैं, एक दिन होता है। लेकिन आपको पता भी है कि लीप ईयर भी होता है, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ नहीं 366 दिन हो जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, 52 वीक्स होंगे एंड 2 डेज हो जाएंगे, 2 डेज हो जाएंगे। ठीक है, 2 डेज हो जाएंगे। ओके, तो लीप ईयर होगा, वो लीप ईयर होगा, वो लीप ईयर होगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखिए जनवरी 2004 को था थर्सडे, आपको बताना है जनवरी 2005 को क्या होगा। सबसे पहली बात हमें क्या देखना होता है कि जब भी हम एक साल से दूसरे साल को स्विच करेंगे तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि कहीं वो साल लीप का साल तो नहीं है, कहीं वो लीप ईयर तो नहीं है वो साल। अब देखिए 2004 को क्या वो लीप ईयर है, कैसे चेक करूंगा मैं। यदि किसी भी साल को आपको देखना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं, उसको आपने सिंपली क्या कर देना है, 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 से भाग करना है, और सेंचुरी ईयर को क्या करना है, 400 से भाग करना है। अब देखिए 4 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो 5 आएगा, यहाँ पे 0 1 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं। इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर है। और ये क्या है, 2005 तो लीप ईयर नहीं है, तो 2004 लीप ईयर है। तो मैंने क्या बोला, अभी भी मैंने क्या बोला कि जो एक लीप ईयर, और एक चीज तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि लीप ईयर है कि नहीं। ये हमने देख लिया कि ये लीप ईयर है। अब दूसरी बात हमने ये देखनी है कि फरवरी वाला मंथ क्या उसमें काउंट हो रहा है जो आपको क्वेश्चन गिवन है या नहीं हो रहा, ये भी आपको जरूर देखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया था, 1 जनवरी 2004 को था थर्सडे, 1 जनवरी 2005 को क्या होगा। देखिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो जनवरी से 1 जनवरी 2004 से 1 जनवरी 2005 तक जब आप जाओगे तो फरवरी वाला मंथ आएगा, 2004 के फरवरी वाला मंथ भी आएगा। इसका मतलब लीप ईयर में क्या होता है, बेसिकली फरवरी में 29 डेज होते हैं। ठीक है, फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो इसमें क्या किया, वो फरवरी वाला मंथ यहाँ पे हमारा काउंट हुआ। अब देखिए मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा मैंने इस बात को क्यों बोला। अब देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आप एक साल से दूसरी साल जाते हैं, जैसे कि 1 जनवरी से आप गए 1 जनवरी 2004, ठीक है, तो 1 जनवरी 2004 से आपने जाना है 1 जनवरी 2005। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल ये देखेंगे कि 1 जनवरी 2004 में ऑड डेज कितने थे। ऑड डेज का मतलब जो वीक्स के साथ पेयर अप नहीं हो पाए। मैंने क्या बोला कि 1 जनवरी 2004 लीप का साल है, तो उसमें कितने ऑड डेज होंगे, 2
ऑड डेज का मतलब 52 तो आपके वीक होते हैं, वीक तो पेयर अप हो जाते हैं, हर वीक के बाद डे अपने आप को रिपीट करता है। तो जितने ऑड डेज बच गए, तो 2 ऑड डे बच गए, तो यहाँ पे 2 लिख लो चुपचाप, ठीक है, 2 ऑड डे बचे, ठीक है। जब आप 2004 से 2005 हो गए तो कितने ऑड डे आए बीच में आपके? 2 ऑड डेज आए, ठीक है, 2 ऑड डेज आए। अब ये क्या बोल रहा है कि थर्सडे को क्या था भाई? थर्सडे था आपका, 1 जनवरी को थर्सडे था। अब मैंने कुछ नंबर दिया है, देखो आपको एक पीछे अगर आप देखेंगे ऊपर, कहाँ पे मिटा दिया क्या हमने? वो हमने जैसे कि हर डे को हमने क्या किया था, एक नंबर असाइन किया था, वैसे ही थर्सडे को क्या नंबर असाइन किया था हमने? जैसे कि थर्सडे को क्या असाइन किया था, देखो हमने, जैसे कि संडे को हमने क्या किया था? 0 किया था, ठीक है। मंडे को हमने 1 किया था, मंडे ट्यूसडे को हमने 2 किया था, वेडनेसडे को 3 किया था, थर्सडे को क्या किया था हमने? 4 नंबर असाइन किया था, ठीक है। अब थर्सडे की जगह आप 4 लिख लो, ठीक है, 4। और आप कितने ऑड डेज आगे गए? 2 ऑड डेज आगे गए, तो 4 + 2 लिख लो यहाँ पे। तो 4 + 2 क्या होता है? 6। और 6 पे क्या आता है आपका? थर्सडे। फ्राइडे पे आपका 5 आता है, और सैटरडे पे क्या आता है आपका? 6 आता है। तो मतलब उस दिन क्या वार होगा? सैटरडे उस दिन होगा। तो देखिए यहाँ पे सैटरडे, ऑप्शन डी इसका सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ? फरवरी वाला जो लीप ईयर है वो काउंट हुआ। मान लो यहाँ पे क्वेश्चन होता कि मार्च 2004 को था थर्सडे, मार्च 2005 को आपको बताना है क्या होगा। अब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में कितने ऑड डेज आएंगे? आपको पता है कि लीप ईयर 2004 क्या एक लीप ईयर है, ठीक है, 2004 एक लीप ईयर है। और लीप ईयर में आपको ये भी पता है कि 2 डेज होते हैं ऑड डेज। तो क्या आपको यहाँ पे 2 लिखना है ऑड डेज में? क्या आपको 2 लिखना है? नहीं लिखना है आपको 2। इस बार क्या लिखना है आपको? ऑड डे 1 ही लेना है। क्यों 1 ही लेना है? आप गए कहां से हो? ये देखो ना आप, जैसे कि आप मार्च से गए, मार्च 2004 से आप जाते हो, मार्च, जैसे 1 मार्च 2004 से आप गए 1 मार्च 2005 को, ठीक है। तो इसमें जो फरवरी वाला मंथ है वो तो काउंट हुआ ही नहीं 2000, क्योंकि मार्च से अगले मार्च तक कैलकुलेशन करोगे ना, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से अगले मार्च तक चलोगे आप। तो इसमें जो फरवरी वाला मंथ है जिसमें 29 डेज होते हैं वो कैलकुलेट हुआ ही नहीं। तो बेशक यहाँ पे 2004 क्या है? लीप ईयर है, फिर भी आपको ऑड डे क्या लेना पड़ेगा? 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपके नॉर्मल ईयर की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। तो बेसिकली लीप ईयर, हम लीप ईयर में हमारे को ये पता, अभी तक क्या पता चला कि लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, और उन 2 ऑड डेज को हम तब ही काउंट करते हैं क्वेश्चन में जब फरवरी वाला मंथ हमारा क्वेश्चन में काउंट हो रहा है। तो जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसमें फरवरी वाला मंथ काउंट नहीं हो रहा है, तो इसमें हम बेशक ही लीप ईयर है, इसमें 1 ही डे लेंगे ऑड डे। तो इसका मतलब यदि यहाँ पे मंडे होता मान लो 1 मार्च को, ठीक है, तो 1 मार्च 2005 को क्या हो जाता? मंडे +1, मंडे के अगला दिन कौन होता? ट्यूसडे। तो यहाँ पे सीधे सीधा ट्यूसडे होता, ना कि यहाँ पे वेडनेसडे होता, ठीक है, यहाँ पे ट्यूसडे होता। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो बहुत जरूरी था, आपको समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब ये क्या अगला क्वेश्चन बोलते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर, ठीक है, लैडर leaning against the wall of 60 degree and the foot of the ladder is in 4.6 meter away from the wall, the length of the ladder is। ये क्या बोल रहा है कि एक लैडर है, ऐसी एक वॉल है जिसकी लेंथ एक वॉल है, ठीक है, और एक लैडर है, ऐसी लैडर वॉल के साथ आपने लगाई है, एक ऐसी लैडर लगाई है आपने वॉल के साथ। ओके, सॉरी, ये थोड़ा स्ट्रेट लाइन यहाँ पे आनी थी ना, एक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी इस तरह से। हाँ, ये लैडर है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एक दीवार के विपरीत झुकी हुई एक सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे ये एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है जी? ये 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और दीवार से कितनी दूरी पे है? ये 4.6 मीटर की दूरी पे है दीवार से, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है? सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपको एक साइड दी हो और एक एंगल दिया हो, तो हमेशा क्या रखना याद? हमेशा आपने ये याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। जब आपको 2 साइड दी हो और तीसरी साइड निकालनी हो, उस केस में होती है यूज क्या? पाइथागोरस थ्योरम। जब आपको एक साइड और एक एंगल दिया हो तो उसमें या यूज करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। अब ये निकालना, ये ट्राइंगल बन गया, आपको राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो ये इसमें हाइपोटेन्यूज हो गया जिसको हम कर्ण बोलते हैं, ये बेस हो गया जिसको आधार बोलते हैं, और ये लंब हो गया जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे को क्या निकालना है? हमारे को हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये सबने पढ़ा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हमारे को क्या क्या चीज गिवन है? हमारे को बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हमारे को बेस पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना, मतलब बी ये वाली टर्म हमारी काम की है। तो ये वाली टर्म कौन सी होती है? ये वाली टर्म होती है साइन की, ये होती है कॉस की, ये होती है टैन की, टेंजेंट की,
ये होती है कॉसिकेंट की, ये होती है सीकेंट की, और ये होती है कोटेंजेंट की। ठीक है, इस तरह से। तो अभी क्या बनेगा हमारे पास, कॉज। तो इसका मतलब कॉस ऑफ थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनिस, या फिर आधार बटे कर्ण। ठीक है, और थीटा कितना है भाई यहाँ पे, कॉस ऑफ थीटा कितना है, 60 डिग्री है। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, और बेस कितना दिया है हमारे पास, बेस हमारे पास दिया हुआ है, बेस कितना दिया है हमारे पास, बेस हमें दिया, एक मिनट थोड़ा ऊपर चला गया होगा ना ये। ठीक है, और बेस हमें दिया है 4 पॉइंट, ओके वेट अ मिनट, वेट दिया है 4.6, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज को उधर ले जाएंगे, तो h इज इक्वल टू 4.6 डिवाइडेड बाई 1/2। ओके, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो क्या लिखा था मैंने, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4.6, ओके 4.6 अपॉन 1/2, 1/2 cos 60 डिग्री के बदले मैंने 1/2 लिख लिया, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो 46 अपॉन 10 इसको लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 1/2 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, जब ऊपर ले जाऊंगा तो 2/1 भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 ऐसे काट लो इसको, और इनको आपस में काट लो, 9×5 = 45 और 1 40, 10 5 दूनी 10, 9.2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए, इसका सही उत्तर देता है ये 9.2, इसका एग्जैक्ट आंसर आपको देता है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इसका, ये आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 78 की। 78 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2.5, 0.5, 0.175। तो इससे क्या करना है, आपका एलसीएम फाइंड करना है आपको। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के लिए, सिंपल नंबर का एलसीएम फाइंड करना तो बहुत आसान है, आप बहुत लोगों को आता भी होगा, लेकिन ऐसे डेसिमल वाले नंबर का कैसे फाइंड करना है, तो एक दो फॉर्मूले में आपको लिखवा रहा हूँ बेसिकली, वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके लिए हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला है एलसीएम, यदि निकालना हो आपको, क्या निकालना हो यदि आपको, ओके यदि आपको एलसीएम निकालना हो, ओके एलसीएम निकालना हो, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न। भिन्न मतलब जैसे कि 4/5 हो गया, 6/7 हो गए, सारे के सारे क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का, ये होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, वेट अ मिनट थोड़ा सा मैं इसको मिटा के लिख लेता हूँ। ओके, तो एलसीएम ऑफ क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन 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 एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये होता है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब यदि मैं बात करूं एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन का, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यदि ये कोई फ्रैक्शन वाला नंबर है उसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो उसका फिर एचसीएफ कैसे फाइंड करोगे, तो वो होगा एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो ये बेसिकली ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। तो यदि ये दो फॉर्मूले आपको आते हैं, अब देखिए क्या मैं 2.5 एक नंबर है आपके पास, क्या पहली बात तो ये क्या ये फ्रैक्शन है, क्या भिन्न है, बिल्कुल है। ये 2.5 को मैं 25/10 भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, दशमलव के बदले 1 लिखता हूँ, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है जीरो लगा लेता हूँ, तो 25/10 लिख सकता हूँ। 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूँ, और इस नेक्स्ट नंबर को मैं 175/1000 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इन तीन को नंबर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, इनके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो एलसीएम मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये तीन जो यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिखे हैं, ठीक है, इनका अंश और हर क्या है, अंश क्या है 25, 5 और 175 इनका अंश है, और हर क्या है 10, 10 और 1000। सबसे पहले बात करता हूँ मैं एलसीएम की बात करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा डिफरेंट सा एक पेन चूज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले में एलसीएम निकालना पड़ेगा न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर क्या क्या है आपके पास, एलसीएम निकाल दीजिए। एक न्यूमरेटर है आपका 25, दूसरा है आपके पास 5 और तीसरा क्या है 175। इस तरह से आप न्यूमरेटर निकालते हो, इस तरह से। ठीक है, सबसे मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 का टेबल पढ़ना पड़ेगा।
5 पंजे 25, 5 एकम 5 और 5 3 15 और 2 17, 5 पंजे 25, इस तरह से चला जाएगा ये। फिर न वैसे ही अगला चला जाएगा 5 एकम 5, इस तरह से 5 7 35, तो अगले वाला क्या चला जाएगा 7 से चला जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसका एलसीएम क्या आया, 5 पंजे 25, तीनों को आगे वाली तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इन तीनों को, इन इसको और इसको, तो 5 गुणा 5 गुणा 7, इसका क्या आएगा एलसीएम आएगा। तो एलसीएम क्या हुआ, 5 पंजे 25, 25 सात कितने होते हैं, 25 सात 175 हो जाते हैं, फिर से 175 ही हो जाते हैं। तो एलसीएम कितना आया इसका, 175 आया। अभी मैंने क्या निकाला है, एलसीएम निकालना चाहता हूँ मैं फ्रैक्शन का, तो एक पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर मेरे पास निकल के आ गया, कितना होता है भाई एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, 75 होता है, 175 आया। अब मेरे को क्या करना है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर निकालना है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है मेरे को, ठीक है, इन तीनों में। तो जैसे कि अब मेरे को किस में निकालना है, मेरे को निकालना है 10 10 10 और 1000 में, 10 10 और 1000 में मेरे को HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब इन तीनों चीजों में, इन तीनों में कॉमन क्या क्या चीज है इन तीनों में, ठीक है। तो देखिए निकालने का मेथड भी है एक, आप निकाल भी सकते हो, जैसे कि एलसीएम टाइप वाला ही मेथड होता है वो, जैसे कि आप 10 का निकालो इंडिविजुअली, 2 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो इस तरह से आप लिख सकते हो 10 को, तो अगला 10 भी इस तरह से लिख सकते हो। और 1000 को कैसे लिखोगे, सॉरी इकाई 2.5 सैकड़ा 10,000 हो गया ना, ये वाला जीरो इसमें एक्सक्लूडेड है भाई, ये वाला जीरो नहीं है यहाँ पे। तो जब 2 से करोगे तो 500 आएगा, ऐसे यदि 2 से करोगे तो 250 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 125 आ जाएगा। अब आपको क्या कैसे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, फिर आपको 5 से करना पड़ेगा, 5 पंजे 25, और एक मिनट, ये शायद आपको इस वाले पोर्शन में आपको कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इसको नीचे को सॉल्व कर लेता हूँ मैं, शायद आपको दिखा नहीं होगा ये 1000 वाला। तो यहाँ 1000 वाला मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग से सॉल्व कर रहा हूँ, 1000 वाला, ठीक है। तो 1000 वाले में क्या करता हूँ, जब मैं 2 से करूँगा तो 2 से करूँगा तो यहाँ पे 500 आ जाएगा, जब मैं फिर से 2 से करूँगा तो क्या आ जाएगा 250 आ जाएगा, जब मैं फिर से 2 से करूँगा तो 125 आ जाएगा, और उसके बाद जब फिर से 2 से अब मेरे को 5 से करना पड़ेगा तो 25 आ जाएगा यहाँ पे, और फिर से 5 से करूँगा तो 25 आ जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा। मुझे लगता है कि इतनी तो बेसिक से आप सभी को आते होंगे एलसीएम वगैरह फाइंड करने। अब 10 का क्या एलसीएम होता है, 10 का क्या निकल के आया एलसीएम, 2 इंटू फैक्टर, बेसिकली एलसीएम नहीं बोलते इनको, फैक्टर्स बोलते हैं। तो 10 का क्या फैक्टर्स होते हैं, 2 इंटू 5, और ये 1000 के क्या फैक्टर होंगे, 1000 के फैक्टर क्या निकल के आए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमें क्या करना है, कॉमन नंबर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन है तीनों में, एक तो ये 2 कॉमन है इन तीनों में, और क्या कॉमन है, ये एक 5 कॉमन है इन तीनों में, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉमन वाली चीजें निकाल दी मैंने, तो 2 और 5 कॉमन है, तो 5 2 क्या हो गया 10। इस तरह से क्या निकल के आ गया मेरे पास, HCF भी निकल के आ गया। HCF क्या निकल के आया इन तीन नंबर का, 10 इनका HCF निकल के आ गया। तो LCM तो मैंने निकाल दिया था, न्यूमरेटर का 175 होता है, LCM कितना होता है 10। जब 175 को आप 10 से भाग करोगे तो क्या उत्तर आएगा आपके पास, 17.5 आ जाएगा, 17.5 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, HCF निकालने का क्या, HCF के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले HCF ऑफ न्यूमरेटर निकालना पड़ेगा, LCM ऑफ डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा, उन दोनों को भाग करना पड़ेगा। पर यदि आप ऑप्शंस यहाँ पे देखोगे, HCF तो इन्होंने दिया ही हुआ नहीं है, यहाँ पे HCF इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने क्या किया है LCM ही दिया है। तो 175 क्या आएगा, इसका LCM आएगा, और यही इसका सही उत्तर है। जबकि इनको 2 देने चाहिए थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे कि 175 कॉमा, फिर इसके बाद इनको आंसर लिखना चाहिए था जो HCF आता है उसका, वो एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होता। पर इन्होंने क्या किया, सिर्फ LCM ही, यहाँ से आपको ऑप्शन में आंसर किसके दिए हैं, LCM के ही दिए हैं, HCF का तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते थे, इसको भी आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं, तो मुझे लगता है कि आपने नोट किए होंगे। यदि आपने नोट नहीं किए हैं तो इनको जरूर अपने पास नोट कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आपसे देखेंगे टैट में भी पूछ जाते हैं इससे क्वेश्चन, टैट में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे हो, टैट में भी ऑब्वियसली आपके ये काम ही आने वाले हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। अगर मैं 79 की क्वेश्चन नंबर 79 की बात करूँ तो इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, नंबर आपको गिवन है यहाँ पे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट के 3 डिजिट आपको बताने हैं कि 3 डिजिट क्या होंगे। तो अब आप क्या कर, पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने लग जाओगे लास्ट के 3 डिजिट निकालने के लिए। ऐसा हमारे को नहीं करना है, ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इतना आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पेपर में सॉल्व करने का। तो क्या करना है उस केस में, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये नंबर है, अगला क्या नंबर है 5 4 3
2 1। देखिए इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ, कहाँ तक करता हूँ अब आप देखना, मैं पूरा नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। जैसे कि 5 1 जा 5, 4 एकम 4, 3 एकम 3। अब देखो मैं सिर्फ 3 ही डिजिट तक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से 3 डिजिट तक, क्योंकि मेरे को क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट ही निकालने हैं। तो अगले वाले में क्रॉस कर दूंगा, फिर 5 दूनी 10 की लगी, सिफर अंश लाई 1, 4 दूनी 8 9 और 3 दूनी 6, 3 ही डिजिट तक करूंगा मैं। कट गया, ये भी कट हो गया। अगला 5 3 15 का लगा 5, यहाँ से लाई 1। आगे भी करने की वैसे जरूरत नहीं है, तो 4 3 12 1 13 ऐसे मैंने कर दिया इसको थोड़ा सा। लास्ट के 3 निकालने ना आपको, तो यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, 5 3 8 9 8 9 3 12 12 5 17 का 7 आएगा। तो 7 4 5 आगे कैरी ओवर चला जाएगा। 7 4 5 इसके लास्ट के 3 डिजिट आएंगे, 7 4 5 ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो देखो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में किया, लास्ट के 3 ही डिजिट पे फोकस किया मैंने, उतना ही मैंने मल्टीप्लाई किया जितनी मुझे जरूरत थी, ज्यादा मैंने मल्टीप्लीकेशन में नहीं घुसा, तब मेरा बिल्कुल ईजिली ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, क्यूब रूट निकालना है आपको इस नंबर का। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है इस नंबर का। क्यूब रूट निकालने का क्या तरीका है, वही फैक्टराइजेशन वाले मेथड से आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। कैसे क्यूब रूट निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि 216 का क्यूब रूट निकालना है आपने, तो क्या करो, फैक्टर निकालो उसके सीधे सीधे। 2 1 2 0 8 108 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से करोगे तो यहाँ पे 54 आ जाएगा। जब फिर से 2 से करोगे, मुझे लगता है कि इतना आपको सभी को आता है, तभी मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। एलसीएम तो आप सभी को आता ही होगा। 3 से करूँगा तो 9 आ जाएगा, फिर 3 से करूंगा तो 3 3 9 हो जाएंगे, फिर 3 से करूंगा तो 3 1 3 हो जाएंगे। अब मेरे देखो क्या करना है, मुझे पेयर अप करना है। कितने कितने के पेयर बनाने, मुझे 3 3 के पेयर बनाने हैं। क्यूब रूट में कितने कितने के पेयर बनाता हूँ मैं, 3 3 के पेयर बनाता हूँ, और स्क्वायर रूट में मैं 2 2 के पेयर बनाता हूँ। तो ये 3 का पेयर बन गया 2 का, तो 1 2 यहाँ से बाहर निकल के आ जाएगा 2, और यहाँ नीचे से क्या निकल के बाहर आ जाएगा 3। फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा कितना हो जाएंगे, 3 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 3 2 हो जाएंगे यहाँ पे 6। ठीक है, तो 6 बन निकल के आ गया। अच्छा, तो 216 को तो मैंने निकाल दिया। मैंने 216 को क्यों निकाला, क्योंकि मैं इस पूरे के पूरे नंबर को 216 बटे क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 के बाद कितनी जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगाऊंगा। इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ इसको, 216 बटे। ठीक है, तो 216 का तो मैंने क्यूब रूट निकाल दिया। कितना होता है जी, 6 होता है। 216 कितना होता है, 6। अब इस वाले नंबर का क्यूब रूट क्या होगा, मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, पेयर अप करना है। अगर ऐसे कोई नंबर आपको दिया है जिसमें 0 0 0 ऑलरेडी है, तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा इन्हीं जीरो के पेयर बना देने हैं 3 3 के। तो एक पेयर मैंने यहाँ 3 0 को बना दिया, एक पेयर यहाँ 3 0 को बना दिया। तो अब दिखना क्या है मेरे को, 1 को एज इट इज लिखना है, इन 3 0 के बदले सिर्फ 1 0 लिखना है, इन 3 0 के बदले भी सिर्फ एक ही 0 लिखना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये आप इसका पूरे का क्यूब रूट आ गया। 10 लाख का क्यूब रूट क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, 0.06 लिख सकता हूँ इसको, इसी चीज़ को 0.06 लिख सकता हूँ। तो ऑब्वियसली 0.06 लिख सकता हूँ। तो इसका पूरे का पूरे क्यूब रूट क्या आएगा, 0.06 इसका सही उत्तर आएगा। जबकि इन्होंने पॉइंट यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे पॉइंट आना था 0.06। ठीक है, तो ये थोड़ी सी करेक्शन थी इसमें। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो देखिए ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन क्या है, थोड़ा लेंदी हो, वीडियो मेरी लंबी हो सकती है। ठीक है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखोगे तो क्या आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेगी, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे। बेशक टाइम थोड़ा वीडियो को देखने में आपको लग सकता है। देखिए टाइम मैटर करना भी नहीं चाहिए जब आप तैयारी कर रहे हैं किसी एंट्रांस की। तो टाइम ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप 5 मिनट दो और 5 मिनट में आपको सारे मैथमेटिक्स आ जाए, सारी कॉन्सेप्ट्स आपको आ जाए। टाइम आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सीखते रहिए, और प्रीवियस ईयर की वीडियोस भी देखिए जहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाए हैं। तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इससे अगले पार्ट में कहाँ से कहाँ तक कैरी टेक ओवर करेंगे, हम 81 से क्वेश्चन को शुरू करेंगे करना 90 तक। तो अगले 10 क्वेश्चन हम वहाँ पे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।